हेलो एंड नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। सो लेट्स बिगिन। As a general rule, who is used for people only. It may refer to a singular or a plural noun. Relative pronoun who का यूज मनुष्यों के लिए खास करके होता है, यानी people के लिए, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही सेम होता है। The man who is honest is trusted. यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन who है वो आया है द मैन के लिए। द मैन लिविंग थिंग है और यहाँ पर ये सिंगुलर है। They never fail who die in great cause. यहाँ पर who they के लिए आया है और ये है प्लूरल। Who is sometimes used in referring to animals. Who कभी कभी एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, पर एक्चुअली एनिमल्स के लिए which यूज होता है, पर कभी कभी हम who भी यूज करते हैं। Whose, the possessive form of who is used in speaking of persons, but sometimes of things without life, such as who का possessive form है whose। possessive form यानी जो ओनरशिप बताता है, इसके लिए हम यूज करते हैं whose। whose अधिकतर persons के लिए यानी लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, पर कभी कभी ये नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज होता है। जैसे the sun whose rays give life to the earth is regarded by some people as a god. यहाँ पर जो whose है ये आया है the sun के लिए। the sun एक नॉन लिविंग थिंग है। This is the question whose solution has baffled philosophers of all ages. ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें whose लगाकर बनाया गया है, पर अगर हम इसे which लगाकर बनाएंगे तो ये more proper होगा, यानी ये which लगाकर बनाने पर ज्यादा सही रहेगा। जैसे this is the question, the solution of which has baffled philosophers of all ages. अब हम पढ़ेंगे which के बारे में। Which is used for things without life and for animals. It may refer to a singular or a plural noun. Which जो है वो living things के लिए भी यूज होता है और वो non living things के लिए भी यूज होता है, और ये singular और plural noun दोनों ही noun के बारे में बताता है। जैसे the moment which is lost forever. The dog which I recently bought is an Alsatian. The moment which is lost forever. यानी the moment का मतलब होता है पल, जो पल बीत गया वो बीत गया। यहाँ पर moment जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो which आया है एक नॉन लिविंग थिंग के लिए। सेकंड में the dog which I recently bought is an Alsatian, यानी जिस डॉग को मैंने हाल ही में खरीदा वो एक Alsatian है। Alsatian एक कुत्ते का एक ब्रीड होता है, उसकी एक जाति होती है। तो the dog which I recently bought is an Alsatian, यानी the dog जो है वो एक लिविंग थिंग है, इसके लिए भी which आया है। Which was formerly used to refer to people such as our Father which art in heaven. Formerly का मतलब है पहले, पहले के इंग्लिश में हम लोगों के लिए भी which का यूज करते थे। जैसे our Father which art in heaven, यानी हमारे पिता जो अब स्वर्ग में हैं। Which may also refer to a sentence such as the man was said to be angry which was not the case. Which कभी कभी सेंटेंस के बारे में भी बताता है। जैसे यहाँ पर है the man was said to be angry which was not the case. कहा गया कि वो आदमी गुस्से में था, जबकि ये सच नहीं था। तो यहाँ पर जो which है वो ये सेंटेंस the man was said to be angry उसके बारे में बता रहा है। सेकंड में he said he saw me there which was a lie. उसने कहा कि उसने मुझे वहां देखा, जो कि एक झूठ है। तो यहाँ पर which जो है ये यहाँ पर जो सेंटेंस है he said he saw me there उसके बारे में बता रहा है। Note, the relative pronouns who and which can be used. यहाँ पर ये बताया गया है कि who और which को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। First, to restrict, limit or define more clearly the antecedent. That is,
where the clause introduced by your relative pronouns is restrictive or defining. who या which को यूज किया जाता है एंटीसीडेंट को मोर क्लियरली डिफाइन करने के लिए, उसके रिस्ट्रिक्शन और लिमिट को बताने के लिए। जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है तो वो उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में नहीं। जैसे The man who had cheated me was arrested by the police yesterday. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जिस आदमी ने मुझे चीट किया, यानी वो किसी और आदमी के बारे में नहीं बता रहा है, वो एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बता रहा है जिसने उसे चीट किया, उसे पुलिस पकड़कर ले गई। सेकंड है दिस बुक विच यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 2 rupees, यानी यह किताब जो टेबल पर रखी है मुझे 2 रुपए कीमत में पड़ी, यानी मैंने 2 रुपए देकर ये जो किताब है, वो कौन किताब, जो टेबल पर रखी है वो किताब मैंने 2 रुपए में खरीदी है। तो यहाँ पर दिस बुक उस पर्टिकुलर बुक के बारे में बताया जा रहा है जो टेबल पर रखी है, किसी और बुक के बारे में नहीं, जो टेबल पर रखी है वही बुक। सेकंड है to give some additional information about the antecedent, that is where the clause introduced by a relative pronoun is continuative or non-defining, such as who और which relative pronoun का प्रयोग हम कभी-कभी antecedent के additional information के लिए भी करते हैं। ये अतिरिक्त जानकारी होती है, नाउन या pronoun की अतिरिक्त जानकारी होती है, इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे the teacher sent for the boy who came at once. Who came at once ये जो है ये additional information है antecedent का। antecedent यहाँ पर कौन है, the boy है, तो ये the boy के बारे में additional information है, इसके बारे में वो कोई खास जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक इसी तरह I gave him a rupee which was all I had with me, यानी मेरे पास 1 रुपया था जो मैंने उसे दे दिया। यहाँ पर रूपी एंटीसीडेंट है, उसके बारे में बताया गया है, तो ये कोई खास जानकारी नहीं दे रहा है, तो ये नॉन डिफाइनिंग है। In this use of the relative, a comma must be placed after the antecedent. हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये डिफाइनिंग है या ये नॉन डिफाइनिंग है, यानी ये कुछ विशेष जानकारी दे रहा है नॉन प्रोनाउन के बारे में या ये बस एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हम समझेंगे कॉमा से, क्योंकि अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो यहाँ पर कॉमा होगा। जैसे द टीचर सेंट फॉर द बॉय कॉमा हु केम एट वंस, और अगर वो डिफाइनिंग है यानी वो विशेष जानकारी दे रहा है नाउन या प्लूरल के बारे में, तो वहां पर कॉमा नहीं होगा। जैसे द मोमेंट विच इज लॉस्ट लॉस्ट फॉर एवर, यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं है, यानी ये डिफाइनिंग है। द डॉग विच आई रिसेंटली बोट इज एन एल्सेशियन, यहाँ पर भी ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये डिफाइनिंग क्लॉज है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन दैट. That is used for people and things. It may refer to a singular or a plural noun that has no genitive case and it is never used with preposition preceding. Relative pronoun that का प्रयोग antecedent चाहे वो living हो या non-living things हो, चाहे वो singular हो या plural हो, दोनों के ही बारे में बताने के लिए किया जाता है और इसका कोई जेनेटिव केस यानी कि कोई पॉजिटिव केस नहीं होता है और ये कभी भी प्रीपोजिशन के पहले नहीं आता है। जैसे दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, ये वो घर है जहां वो रहता है। अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन, अशांत रहता है सिर जो मुकुट पहनता है, यानी वो सर जो मुकुट पहनता है वो अशांत रहता है। हैप्पी इज द मैन दैट फाइंडेथ विजडम, सुखी है वह मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है, यानी जिसे ज्ञान प्राप्त है वो मनुष्य सुखी रहता है। द क्राउड दैट गैदर्ड cheered him to the echo, वह भीड़ जो इकट्ठा हुई थी उसके लिए जोर से प्रशंसा कर रही थी। My sister that is in Delhi
sent me a present. यहाँ पर ये जो my sister that is in Delhi sent me a present, यानी उसकी जो किसी की बहन है, बहुत सारी बहनें हैं, उसमें से जिस बहन ने उसके लिए प्रेजेंट भेजा है वो दिल्ली में रहती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि उसकी बहुत सारी सिस्टर में से कौन सी वो सिस्टर है। तो दैट जो है वो एंटीसीडेंट माय सिस्टर जो है उसके बारे में ये विस्तार से बता रहा है कि बहुत सारी सिस्टर्स में कौन सी वो सिस्टर है जिसने उसके लिए उपहार भेजा जो दिल्ली में रहती है। It will be noticed that the relative pronoun that is used only in relative clauses that restrict, limit, or define the antecedent. In other words, the relative pronoun that has a restrictive force. Restrictive force का मतलब है antecedent के बारे में और अच्छे से बताने की शक्ति होना, उसके बारे में विस्तार से बताना और ये बताना कि ये उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात किया जा रहा है, इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव फोर्स। और ये है दैट के पास, यानी दैट का काम है मेन क्लॉज में जो नाउन या प्रोनाउन आए हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो बात हुआ है वो किसके बारे में किया गया है, वो नाउन या प्रोनाउन में किस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात किया जा रहा है उसके बारे में बताने की जो शक्ति है वो है दैट के पास, ये उसका काम है। As the relative pronoun that has a restrictive force, it sometimes becomes unsuitable as the substitute for who or which. Thus, I cannot say, my father, that is a schoolmaster, is 50 years old. I must say, my father, who is a schoolmaster, is 50 years old. Who या which relative pronoun का हम प्रयोग करते हैं, दो क्लॉज है, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो बात कही गई है वो किस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कही गई है ये बताने के लिए हम हु या विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन दैट के पास है रिस्ट्रिक्टिव फोर्स, यानी वो स्पेशली बताता है कि ये बात उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात की गई है, यानी उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन, यानी अगर 4-5 नाउन या प्रोनाउन है तो उसमें से किसके बारे में बात की गई है, ये है काम दैट का। दैट के पास रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है, इसलिए हम उसे हु और विच के जगह पर नहीं लगा सकते हैं, ये अनसुटेबल होगा। जैसे माय फादर हु इज ए स्कूल मास्टर इज 50 इयर्स ओल्ड, यहाँ पर फादर एंटीसीडेंट है, उनके बारे में बताया गया है कि वो एक स्कूल मास्टर है जिनका उम्र 50 साल है। लेकिन दैट का प्रयोग हम पर्टिकुलरली नाउन या प्रोनाउन के लिए करते हैं। जैसे माय सिस्टर दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय माय अंकल इज इल, तो वो किस सिस्टर के बारे में बात किया जा रहा है, जो उसके अंकल ने अडॉप्ट किया था, यानी ये और अच्छे से बता रहा है कि ये वो सिस्टर है, यानी सेवरल सिस्टर में से 4-5 सिस्टर में से मेरी वो सिस्टर जिसे मेरे अंकल ने अडॉप्ट किया था वो बीमार है, यानी ये और भी क्लियरली बता रहा है कि ये वो सिस्टर है, यानी ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है। तो ऐसे क्लॉज के लिए हम दैट का यूज करते हैं। The relative pronoun that is used in preference to who or which. The relative pronoun that का प्रयोग हम who और which की जगह पर कब कर सकते हैं, ये यहाँ पर नीचे दिया गया है। Relative pronoun that is used in preference to who or which. That का प्रयोग who और which की जगह पर कहाँ किया जाता है? After adjectives in the superlative degree, such as he was the most eloquent speaker that I ever heard. हम that का प्रयोग who या which की जगह पर वहां कर सकते हैं जहां पर जो एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव डिग्री में आए, यानी सबसे अधिक विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वहां पर हम दैट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड, यानी वो सबसे प्रभावशाली वक्ता था जिसे मैंने सुना। तो यहाँ पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, वो जो स्पीकर है उसे क्या कहा गया है, मोस्ट एलोक्वेंट। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हम दैट का यूज करते हैं। द वाइजेस्ट मैन दैट ever lived made mistakes. सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भी
कभी गलतियां करते, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलतियां करता है। The wisest man that ever lived made mistake, यानी जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहा है उसने भी अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं। तो जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहा है, द वाइजेस्ट मैन, यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव है वो है सुपरलेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे। सेकेंड है आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, नथिंग, ओनली, सच एज, ये सारे शब्द अगर किसी क्लॉज में रहते हैं हम उनके बाद भी दैट का यूज करते हैं। जैसे ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ही इज द सेम मैन दैट ही हैज बीन, वह वही आदमी है जो वह पहले था। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग दैट ही स्टडीड फिलॉसफी, उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई ऐसे ही नहीं की थी। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं सब में है ऑल, सेम, नथिंग, ओनली, हम इसके बाद दैट का यूज करेंगे। थर्ड है आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, सच एज हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं जैसे हु, व्हाट, इसके बाद भी हम दैट का यूज करते हैं। फोर्थ है आफ्टर टू antecedents, one denoting a person and the other denoting an animal or a thing, such as the boy and his dog that has trespassed on the club premises were turned out. अगर किसी मेन क्लॉज में दो एंटीसीडेंट्स होते हैं, एक है पर्सन के लिए और दूसरा है एनिमल के लिए, तो हम वहां पर मेन क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज से जब जोड़ते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रीमिसेस वर टर्न्ड आउट, यानी एक लड़का और उसका कुत्ता जो क्लब प्रीमिसेस में बिना अनुमति के घुस आए थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पर दो एंटीसीडेंट है, द बॉय एंड हिज डॉग, तो यहाँ पर हमने दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट के बारे में। व्हाट रिफर्स टू थिंग्स ओनली, इट इज यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड and is equivalent to that which or the thing which. Relative pronoun what जो है वो केवल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताने के लिए यूज होता है और ये बिना किसी एंटीसीडेंट को एक्सप्रेस किए, यानी बिना किसी नाउन या प्रोनाउन का नाम लिए बगैर हम इसे यूज कर सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, दैट विच या द थिंग विच, यानी हम जिस जगह पर दैट विच या द थिंग विच का यूज करते हैं हम उसकी जगह पर व्हाट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो दैट है, यहाँ पर ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला दैट नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला दैट है। जैसे what cannot be cured must be endured, यानी जो ठीक नहीं किया जा सकता उसे बर्दाश्त करना ही होगा। यहाँ पर हम what की जगह पर that which लगाकर भी बना सकते हैं, that which cannot be cured must be endured। I say what I mean, मैंने कहा जो मेरा मतलब था। What is one man's meat is another man's poison, यानी जो एक आदमी का मीट है वो दूसरे आदमी के लिए पॉइजन है, जहर है। What I have written, I have written, जो मैंने लिख दिया वो मैंने लिख दिया। ये सारी जगहों पर हमने what रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, हम इसके जगह पर that which या thing which का भी यूज कर सकते हैं। It will be noticed that what is used in the nominative and accusative singular only, जो what है वो नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव दोनों के लिए सिंगुलर में ही यूज होगा, प्लूरल में नहीं। इन ओल्डर इंग्लिश द वर्ड एज वाज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच,
पुराने इंग्लिश में जो वर्ड एस है उसे भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे ही यूज करते थे, सच के साथ लगाकर। जैसे his answer was such as I expected him to give, यानी उसका आंसर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उम्मीद किया था कि वो देगा। तो ये था यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।